हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी की एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे जेईई मेंस के सारे पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 ऑलरेडी हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हैं। बाकी आने वाले जितने भी पेपर है सारे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे भाई, ठीक है। ये हमारे पास पेपर 2 है इवनिंग शिफ्ट का। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले भाई। तो यहाँ से हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन दिस सर्किट देयर इज अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड ईएमएफ आपको दे रखे कैपिटल ई व्हिच इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, आपको कैपिटल आर इसका फिगर बताया है। फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको कंडीशन बताना है, ऑरल आंसर कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होती है आपका जस्ट रिजल्ट ही होता है बेटा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल आर यहाँ पे निकल के आता है। और पी मैक्स की वैल्यू होती है स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल r, ठीक है। मींस यहाँ पे r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ मीटर ब्रिज टू बैलेंसिंग रेजिस्टेंसेस आर 30 ओम एंड 20 ओम दे रखा है। इफ गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन फॉर दिस जॉकीज कांटेक्ट पॉइंट P, देन फाइंड द लेंथ, आपको AP बताना है, मतलब ये वाली लेंथ यहाँ पे आपको बता देनी है, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए। मेरे पास ये आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन है, तो ये वाली लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी, सपोज करो ये कितनी है, L है। तो बची हुई कितनी हो जाएगी आपके पास 100 माइनस L, क्योंकि ये पूरे जो वायर की लेंथ होती है दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है, 30 डिवाइडेड बाई L, और इधर कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस आपका L, ठीक है। जीरो ने जीरो को मारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 300 माइनस 3L, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 2L, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 5L, तो L इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? तो आपके पास जो एपी की लेंथ हो जाएगी दैट इज आपका 60 सेंटीमीटर, बोले तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल मास एंड चार्ज q एंड रेडियस कैपिटल R दे रखा है, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ हैव स्पीड u एट एन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4r। मिनिमम वैल्यू ऑफ u बताना सो दैट दे टच ईच अदर इफ, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैन सी गाइस, ओके। ओके तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एनर्जी कंजर्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बाद में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब कांटेक्ट में आ जाएंगे दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, इनकी रेडियस बोले तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास 2r हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों फाइनली रेस्ट पे आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपके पास एनर्जी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल की सिर्फ क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, और दोनों की सेम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा के मल्टीप्लाई, चार्ज दोनों के सेम है Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है आपके पास यहाँ पे 4r, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट यहाँ पे जब कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2r, ठीक है। ये चीज हो जाएगा बेटा। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको u की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हमारे पास 2 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा mu स्क्वायर इक्वल टू कितना, देखिए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। ये चीज इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो आपका जस्ट कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, और ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहाँ पे मास भी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड हो जाएगी भैया, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आपको ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके तो यहाँ पे सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ओके तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आरएमएस स्पीड फॉर H2 एंड O2 आर सेम, ओके। इफ टेंपरेचर ऑफ O2 गैस इज 23 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेंपरेचर ऑफ H2 गैस, ओके। और फर्स्ट भाई आपको VRMS वैसे भी मालूम है, VRMS इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, मोलर मास, ठीक है। 3R दोनों गैसेस के लिए कांस्टेंट है, और VRMS भी दोनों के लिए क्या देखा है, सेम दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वेरिएबल क्या रहेगा टेम्परेचर और मोलर मास, तो ऊपर लिखेगा T1 डिवाइडेड बाई T2, और इधर से ऊपर जाएगा तो M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है।
आपको पहली गैस H2 दे रखा है, दूसरा आपका O2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो O2 के लिए टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, मतलब T2 की वैल्यू आपको दे रखा है, तो ये 23 प्लस आपका 273, इसको ऐड करिए तो आपके पास ये 6 हो जाएगा और आपके पास ये 9 और ये 2, ठीक है। तो 296 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर है, V1 V2 आपस में दोनों के लिए बराबर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा जस्ट, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई साहब। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास T1 और डिवाइडेड बाई 296 और ऊपर आपके पास M2 बोले तो आपके पास ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिख दीजिए 32 और डिवाइडेड बाई आपके पास H2 का 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड के स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 296 इक्वल टू आपके पास 16 इंटू T1, ठीक है। तो आपके पास T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 296 और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा 16, तो इसको जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.5 केल्विन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपको फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर द गिवन सर्किट अरेंजमेंट फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब तुझे समझ आना चाहिए भैया, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में कैसा बिहेव करता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये सर्किट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो वहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा। छोटी छोटी बातें तुझे आनी चाहिए, तभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर पाओगे। और ये बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, डायोड भी जोड़ा हुआ है, कैपेसिटर भी जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें जो है जब तक समझ नहीं आएगी तब तक तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। तो चलिए उड़ा देते भाई इसको भी। तो यहाँ पे मैं बेटा आपको फाइनल सर्किट बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ब्रांच से जाने वाला करंट 0 और दूसरा यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा डायोड कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग में, कौन सा रिवर्स बायसिंग में बेटा, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और ये आपके पास एन टाइप, ये पी टाइप, मतलब ये डायोड आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपका ये वाला जो है फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, ये आपका रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। तो इसको भी हटा दो अपने सर्किट से, तो हमारे पास जो फाइनल सर्किट बनेगा दैट इज दिस, ठीक है, ये रहेगा। और आपके पास ये, अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है, अगर आइडियल डायोड है, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला, तो आइडियल डायोड में क्या होता है, आइडियल डायोड जस्ट आपको प्लेन वायर बता देता है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा सर्किट बनेगा, करंट यहाँ पे आपके पास ऐसे आ जाएगा 2.5 वोल्ट और ये आपके पास 1 ओम दे रखा है और ये आपके पास 3 ओम, ठीक है। तो सर्किट में करंट कितना जाएगा वो निकाल सकते हो, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो 3 1 4, ठीक है। तो वी बाई आपके पास आर, तो 2.5 डिवाइडेड बाई आपके पास 4, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 40, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर करंट सर्किट में जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या निकाल लूं, वोल्टेज निकाल लूं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है स्टेडी स्टेट में इस पे कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा, तो उसके लिए तुम्हें इसके क्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, है ना। तो आप क्या करो 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, वही किसके क्रॉस चला जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में आपके पास वही वोल्टेज यहाँ पे चला जाएगा, तो आप क्या करो यहाँ पे V किसके क्रॉस निकालो, 3 ओम के क्रॉस निकाल लो, तो V इक्वल टू कितना होता है I इंटू आर, तो 5 बाई 8 मल्टीप्लाई आपका 3, तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 8 आपका वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा Q इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई आपके पास 5 माइक्रो फेरड, तो 75 डिवाइडेड बाई 8 माइक्रो कूलम आपका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। तो आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट जोरदार तरीके से समझ आया होगा बेटा। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, जब तक तुझे ये बातें क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन आगे बढ़ा ही नहीं सकता। तो डायोड के बारे में भी जानो, आइडियल है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल होता तो वो देता है, जब कुछ ना बोले तो आइडियली तुझे कंसीडर करना बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पोजीशन x of a particle of mass 2 kg varies as function of time there x is equal to t square plus t plus 1, find out the work done on the particle from t equal to 2 second to t equal to 3 second, okay guys, so let's see the solution। बेटा समझ लेते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, w इक्वल टू क्या होता है बेटा डेल्टा के ई, ठीक है। बोले तो k फाइनल माइनस k आपका इनिशियल, ठीक है। तो w इक्वल टू आ जाएगा आपके पास हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस आपके पास हाफ m V1 का स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास वर्क डन कितना आएगा बेटा 1/2, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो मास दोनों जगह से कॉमन आएगा 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस आपका V1 स्क्वायर, ठीक है। 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस आपका V1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अवर टास्क टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। तो टाइम दे रखा है 2 सेकंड और आपका 3 सेकंड, ठीक है। पोजीशन को क्या है डिफरेंशिएट कर दिए, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा dx/dt इक्वल टू आपके पास जस्ट हो जाएगा आपके पास 2t प्लस आपका 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे V1 बोले तो टाइम की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2 सेकंड, तो आपके पास 2 2 4 और ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। V2 निकाल लो, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी पुट कर दो 3 3 2 6 प्लस 1 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, तो वर्क डन इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए जी,
आपका 7 का स्क्वायर बोले तो 49 माइनस आपके पास 5 का स्क्वायर तो 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 जूल। ठीक है, दिस इज योर वर्क डन। ठीक, चलिए भाई तो देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O इन द गिवन फिगर सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैंसिल। भाई इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा लेक्चर लिया था, वहां पे बायो सबर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे, जितने वैरायटी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हमने एक वीडियो में जो है डिस्कस कर दिए थे, और ये भी बोला था कि भाई क्वेश्चन अगर आएगा तो बेटा यहीं से कहीं से आपका मिलेगा। ठीक है, तो वही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, भी उड़ा देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आपके पास इनफाइनाइट वायर, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा देख लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की वजह से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड B1 बोल देते हैं, इसकी वजह से आपके पास B1, इसकी वजह से आपके पास B2। ठीक है, तो यहाँ से B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा 2 पाई आपके पास R। ठीक है, इनफाइनाइट वायर दोनों जगह एंगल कितना हो जाएगा 90 90। ठीक है, तो हमने फार्मूला लगाया, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई R इंटू साइन थीटा 1 प्लस आपके पास साइन थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कितना हो गया है आपका 90 90 है, तो आपके पास यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 ने 4 को मार दिया, तो आपके पास जस्ट ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। कौन सी डायरेक्शन बेटा, आप ध्यान से देखो, डायरेक्शन की बात करोगे बेटा तो आउटवर्ड आ जाएगा। आउटवर्ड के लिए मैं पॉजिटिव की कैप ले रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थंब को इधर बताओ। ठीक है, तो फिंगर जो है आपकी यहाँ पे बाहर की तरफ आएंगे बेटा। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, थंब को जो है आपको करंट को शो करना है ना, इधर की तरफ, तो आपको जो फिंगर जो कर्ल नजर आएंगे वो बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव की कैप ले लेंगे और B2 देखें बेटा। ठीक है, तो B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जस्ट आपके पास कंप्लीट सर्कल की वजह से निकालना है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपके पास जस्ट यहाँ पे हो जाएगा 2R, क्योंकि इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपके पास 4 पाई R इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 पाई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा सेंटर पे आपके पास। ठीक है, डायरेक्शन की बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट कैसे फ्लो कर रहा है बेटा आपका क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी आपके पास माइनस की कैप में, इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप अगर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ये वेक्टर है आया सुनो, तो ऑप्शन मैग्नेटिक वगैरह जो भी ये पूछा गया है, तो आपके पास जो बी नेट आ जाएगा दैट इज B1 प्लस B2। तो अगर यहाँ पे बात करें तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R, और यहाँ पे माइनस का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपके पास 2R कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाई पाई माइनस आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में जो है यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई पाई दिया, तो हो सकता है बाहर वाली डायरेक्शन नेगेटिव लिया, अंदर वाली पॉजिटिव ले लिया, तो उसके हिसाब से लेकिन आंसर आपको जो जाएगा दैट इज आपका कौन सा यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, so now we have another problem. Question is two physical quantity x and y had measured value 23.01 and 37.3 respectively. then आपको बताना है value of x plus y, है ना। कई लोग देख के बोले और तेरे कितना सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है x plus y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23.01, और नीचे क्या करेंगे आपको 37 पॉइंट आपका 3। ठीक है, जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास हो जाएगा 1 और 3 और 7 3 10 की 0 कैरी आपका 1 3 2 5 आपका 6। ठीक है, बच्चा देखेगा बोलेगा अरे ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड यही आपका सही है। ठीक है, जो कि आंसर ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है बेटा, सोच जरा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, राउंडिंग ऑफ फिगर बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, नहीं है समझ में। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें जो आंसर देना है वो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो नीचे कितना आपका लीस्ट डेसिमल प्लेस में 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 60 पॉइंट आपका 3। ठीक है, आप यहाँ पे एक यूनिट बढ़ा सकते थे, बट यहाँ पे जिस नंबर को छोड़ रहे हो ना वो 5 से क्या है आपका, क्या है कम है। ठीक है, बहुत कम है, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में मत चले जाइए भैया, नहीं तो आपका माइनस में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोचना है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो इतना भी सिंपल नहीं कि भाई हवा में जो है गोली मार के चले जाओ भाई। ठीक है, आपको सही तरीके से बेटा टिक करना है, तो आंसर गलत है आपको, फर्स्ट इज द करेक्ट। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंसीडर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको बताया स्टेटमेंट फर्स्ट जो दे रखा है इन अ वाइड एसी, अच्छी बात, इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीजेस। ओके, स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाइड एसी इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीजेस। अच्छा ठीक है, अब बेटा यहाँ पे तुम खुद ही सोच लो, वाइड एसी आपको क्लास में बताया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहीं न्यूमेरिकल आ रहा है, कहीं आपका डिपेंडेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो आपके पास फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इक्वल टू दैट इज लैम्डा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे एयर मीडियम है, अगर आपका यहाँ पे कोई आपका मीडियम में वाइड एसी होता तो आपका बीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है 1 बाय म्यू। ठीक है, मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा लैम्डा, and beta is directly proportional to capital D screen distance from the slit, and beta is directly proportional to 1 by small d. It is that small d is nothing but this is the distance between slits. अब क्वेश्चन में बोला है इन वाइड AC if the distance between slit and screen increases fringe width also increases
एकदम सही बात है, ठीक है, क्योंकि बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपिटल डी के, ठीक है। और कैपिटल डी इज नथिंग बट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोला है इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन वाइड इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीजेस। बिल्कुल एकदम सही बात है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी इंक्रीज करेगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके गाइस, so now we have another problem question for the given resistive network the net resistance across AB equal to x दे रखा, फाइंड वैल्यू ऑफ x से बताना है आपको, ठीक है। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू बताना है, यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों किसमें सीरीज में, इसके बाद r के साथ किसमें हो जाएंगे पैरेलल में, तो सीरीज में क्या होता है 2r प्लस आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तब क्या लिखते हैं r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस आपका r2, ठीक है। ये हमारे पास r इक्विवेलेंट हो जाएगा इन केस ऑफ पैरेलल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, तो r इक्विवेलेंट जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r प्लस x इंटू आपका r, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 2r प्लस x प्लस आपका r, ठीक है। तुम्हारे पास जो आर इक्विवेलेंट दे रखा है दैट इज आपको एक्स दे रखा है ना, एबी के क्रॉस वाले कितना हो जाएगा 2r प्लस एक्स इंटू आर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3r प्लस आपका एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका तो कितना हो जाएगा आपके पास 3rx प्लस आपका एक्स स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस आपका एक्स आर, ठीक। इधर मल्टीप्लाई करा दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए तुम्हारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का 2rx है भाई, इधर आएगा ना तो प्लस का 3rx माइनस xr, तो कितना हो जाएगा 2rx प्लस का और माइनस का 2r स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के यहाँ पे वैदिक फार्मूला लगा दो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस की 2r, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2r स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2r प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा b का स्क्वायर बोले तो 4r स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 1, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 2r स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपका जस्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a कितना है आपका 1, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का 2r प्लस माइनस अंदर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये आपके पास 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12r स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2r, और आपके पास प्लस माइनस ये आ जाएगा 2r, अंदर बचेगा रूट 3 और डिवाइडेड बाई आपका 2, ठीक है। 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया, बस x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी माइनस r प्लस माइनस रूट 3 इंटू r, ठीक है। तो देखो माइनस वाला अपन यहाँ पे साइन इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू हम ले लेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस आपका r प्लस रूट 3 इंटू आर, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 3 और माइनस 1, और बाहर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा r, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी और रूट 3 की वैल्यू जो होती है 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। सो आई होप आपको बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन समझ आ गया। ओके, तो चलिए मूव कर जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज वर्क डन इन अ आइसोबारिक प्रोसेस इज 100 जूल दे रखा है, एक एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर द गैस इज 1.4, फाइंड हीट गिवन टू दी गैस। आपको बताना है कि गैस को आपने ऑप्शन आपको देखे जस्ट टू कैन सी भाई। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझ लेते हैं इसके कांसेप्ट को। तो आपको यहाँ पे वर्क डन दे रखा है इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू कितना होता है P डेल्टा V, और इक्वल टू दे रखा है आपको 100 जूल, ठीक है। इसको अपन यूज करेंगे बेटा, हमें यहाँ पे निकालना है क्या हीट गिवन टू द गैस। अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस में आपके पास डेल्टा यू भी होगा डब्ल्यू भी होगा, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब डेल्टा यू क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन सी बी डेल्टा टी प्लस आपके पास पी डेल्टा वी वर्क डन, ठीक है। दिस इज योर डेल्टा क्यू। अब यहाँ पे आपको सीबी की वैल्यू मालूम नहीं है, बट यू हैव गिवन गामा 1.4, ठीक है। गामा इक्वल टू होता है आपके पास सीपी डिवाइडेड बाय सीबी, ठीक है। तो जस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैस, अगर गैस मालूम पड़ जाए ना तो उसके अकॉर्डिंग आप सीबी निकाल सकते हो बेटा। अब ये गामा इक्वल टू 1.4 किसके लिए होता है बेटा, आपके पास डायटोमिक गैस के लिए। बोले तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है। डायटोमिक गैस के लिए सीबी की वैल्यू होती है 5/2, तो हो गया ना यार, और सीपी की वैल्यू होती है 7/2, तो अपने को यही तो चाहिए बेटा। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 1.4 ही आएगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2 इंटू एन, और यहाँ पे आर आपका आता है, सीबी का फार्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा पी डेल्टा वी, ठीक है। तो ये चीज जाएगी बेटा एन आर डेल्टा टी क्या होता है आपके पास पी डेल्टा वी, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू
आइडियल गैस इक्वेशन तो 5/2 इंटू पी डेल्टा वी प्लस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा पी डेल्टा वी। ठीक है, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो 5/2 प्लस आपका 1 मल्टीप्लाई पी डेल्टा वी इज नथिंग बट दिस इज 100 जूल और ये हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई पी डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको डेल्टा क्यू इक्वल टू बेटा इसको डिवाइड करिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 और आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 जा आपका 35 तो 350 जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी जो है गैस को आपको देनी पड़ेगी। और एक चीज आप और समझो, आइसोबारिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है दैट इज एनसीपी डेल्टा टी। आप यहां से भी लगा सकते थे, सीपी की वैल्यू आप जस्ट कितनी सब्स्टिट्यूट करते हैं 7/2 इंटू आर एंड डेल्टा टी। ठीक है, और 7/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास पी डेल्टा वी। ठीक है, पी डेल्टा वी की वैल्यू आप 100 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तब भी आपका आंसर वही यहाँ पे निकल के आता है। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड आप यहाँ से भी कर सकते थे। अब एग्जाम हॉल में कैसा तुम्हारा माइंड वर्क करता है उस चीज पर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके ही चीज आपको पढ़ाई जाती है, आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास डेल्टा क्यू क्या होता है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में एनसीबी डेल्टा टी, आइसोबारिक प्रोसेस में एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका 350 जूल इज द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू कार्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर विद द वेलोसिटी शोन आपको बताया है। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन कार्स इज r इक्वल टू 10 मीटर दे रखा है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार a विद रिस्पेक्ट टू b आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट यू कैन सी। बात समझ आ रही है? आपको क्या निकालना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार a विद रिस्पेक्ट टू कार b। ठीक है गाइस, चल बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो जस्ट यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है बेटा। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको बताना है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, सबसे पहले तुझे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेक्टर टर्म लिख रहा हूँ बेटा, क्या होता है आर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में लिखा है, अगर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो m इंटू वी वेक्टर। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट r क्रॉस आप वी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे भाई, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m v r sin थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर 90 है बिटवीन v एंड r, ऑन दैट केस l इक्वल टू कितना हो जाएगा, जस्ट m v r। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आती है बेटा, ये फार्मूला तुझे यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों कार क्या जा रही है, पैरेलल में जा रही है। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे वेलोसिटी देखना है उसको रेस्ट पे मान लो, और जो भी वेलोसिटी उसके पास है उसको दूसरे वाले के साथ अपोजिट डायरेक्शन उसको दे दो बेटा। ठीक है, जैसे मुझे क्या निकालना है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ कार ए निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसके पास कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एज कार ए। तो हम क्या करेंगे 72 किलोमीटर इसको दे देंगे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको रेस्ट पे बोल देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। अदरवाइज तुम रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगा सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा बेटा आपका 36 किलोमीटर पर आवर, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा भाई। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो आपके पास यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी करना है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, डायरेक्शन को बता रहे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो वो सब देखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप इसको हटा सकते हैं, जस्ट आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपके पास एल ए बी इक्वल टू आ जाएगा 36। ये आपके पास क्या है वेलोसिटी, मास आपके पास कितना दे रखा है, आपका मास यहाँ पे कार ए का हो जाएगा m मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे r जो है दैट इज आपका कितना 10। अब देखो यहाँ पे आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस आपको यहाँ पे 10m दे रखा है भैया मीटर में। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या स्पीड। ठीक है, हम यहाँ पे 5/18 फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में मामला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 2 जा, ठीक है, आपका 36 बेटा, 5 2 जा 10 और 10 10 आपका 100 इंटू एम। अब ये क्या है बेटा, एम जो है मास के टर्म्स में यहाँ पे आंसर आया, दैट इज आपको कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो कुछ नहीं करना था यार, जस्ट यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, तो कार ए की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना था, उसके बाद मास उसी का लेना है जिस कार की बात की जा रही है। बच्चों चलिए बढ़ लेते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी गिवन एलसी सर्किट चार्ज ऑन दी कैपेसिटेंस मैक्सिमम t इक्वल टू 0। बेटा समझना इस बात को, फाइंड टाइम एट व्हिच चार्ज बिकम्स 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू फर्स्ट टाइम। ठीक है,
ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। चलिए बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपके पास एलसी सर्किट में चार्ज और करंट जो होते हैं बेटा ऑसिलेट करते हैं, बट यहाँ पे चार्ज की बात की जा रही है, वो भी t इक्वल टू 0 पे आपके पास मैक्सिमम आपका चार्ज है। तो बेटा अब दिक्कत ये आती है कि कौन सा फंक्शन होगा, साइन का होगा कि कॉस का होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज मेंशन करके दी है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्यू टी इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी लेता हूँ बेटा, तो ध्यान से देखिए टी इक्वल टू जैसे जीरो पुट करोगे तो चार्ज क्या मिल जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है कि चार्ज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए टी इक्वल टू जीरो, तो साइन का फंक्शन तो नहीं हो सकता, तो ये किसका फंक्शन होगा, ये फिर कॉस का ही होगा। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी क्यू टी इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा बेटा। क्लियर है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो हो गए तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। तो अब इसके लिए यहाँ पे एक आपको हिंट दिया है कि जो चार्ज हो जाता है इनिशियल चार्ज का 25% बोले तो आपके पास कितना बचेगा, 1/4 क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। बेटा आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा ना क्यू टाइम टी पे, वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट का कितना 25%, 25 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, क्यू नॉट बाई 4। तो क्यू नॉट बल्ले बल्ले, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ इनवर्स आपका 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है भाई, ओमेगा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब एग्जाम हॉल में तुझे सिर्फ यही देखना है, आंसर टिक करके बेटा आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे तुझे समझा रहे हैं तो आराम से जो पूरा कॉन्सेप्ट लिख देंगे बेटा, स्क्वायर रूट एल सी कॉस ऑफ इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। यहाँ पे सब जो है एग्जाम में तो तुझे देखना है कि भाई कितना फास्ट आंसर आ जाए, तो इसके हिसाब से आंसर फर्स्ट जो है चला जाएगा भाई। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बेटा समझ आ गया। Our next question is during SHM kinetic energy of particle in SHM varies with frequency of 176 Hz. Okay, find out frequency of SHM of particle. ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी भाई, ठीक है। और समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे कुछ नहीं है यार, तुझे रिजल्ट अगर याद हो ना तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम का जो वेरिएशन होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एफ इक्वल टू, तो ये कितना दे रखा है आपको, 176 हर्ट्ज दे रखा है भाई, ठीक है। तो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 176 डिवाइडेड बाई 2, इसको भाग लगाएंगे तो हमारे पास 88 हर्ट्ज। क्लियर है, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। ये बेटा रिजल्ट ही होता है, ठीक है। एसएचएम के केस में जो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एनर्जी इक्वल टू 0. माइनस में 0.04 ई नॉट, वेयर ई नॉट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, if angular momentum of this electron is L, then value of 2 pi L divided by H आपको बताना है। H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी है। ओके भाई, तो चलिए बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सिंपल सा है, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। उससे पहले जो है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यहाँ पे एनर्जी आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखो ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दैट इज ई नॉट, और ये होती -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एन स्क्वायर, और वो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी फॉर द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0.04 ई नॉट इक्वल टू आपके पास माइनस का 13.6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ पे एक चीज आप देखो बेटा, ई नॉट जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे अपन प्लस कर देंगे, ठीक है। ये चीज हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे क्या करो, ई नोट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस माइनस वैसे भी निकल जाएगा, तो आपके पास 0.04 मल्टीप्लाई आपके पास 13.6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह सब छोड़ो यार, यूनिट सब कट जाएगा, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एन स्क्वायर, ये भी उल्ट गया भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, देखो एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.04, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू बेटा पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जस्ट आपका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10/2, तो कितना आ गया 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, है ना। अब चाहो तो आंसर यही है बेटा, ठीक है। कैसे देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना होता है nh डिवाइडेड बाई आपके पास 2 पाई, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया बेटा, ध्यान से देखो, आपके पास 2 पाई l और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा h, इसको ऊपर ले जाओ यहाँ पे 2 पाई l डिवाइडेड बाई h इक्वल टू कितना हो जाएगा n, और n इक्वल टू कितना है 5, यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, समझ गए। हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दैट इज अ बोट क्रॉसेस अ रिवर 200
मीटर वाइड आपको बताया है इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। लेट फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट बाय। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट यू कैन सी। इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट बेटा टैकल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास रिवर है, ठीक है, जिसकी विड्थ आपको दे रखा है कितना बेटा, यहाँ पे आपका 200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर की जो रफ्तार है दैट इज गिवन एज आपको 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास रिवर की रफ्तार है। और यहाँ पे एक चीज बेटा देखो, उसने बोला है रिवर को, बोट को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में। तो कैसा तैरना चाहिए, इसको कैसा फ्लोट करना चाहिए, सीधा सीधा जाना चाहिए बेटा यहाँ से, है ना। इस पॉइंट को आप चाहो तो ए बोल दो और इसको चाहो तो बी बोल दो। ठीक है, और इस बोट की रफ्तार है, इधर दे रखा है आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर दैट इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब रुके हुए पानी में आपको बोट की जो रफ्तार दे रखा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मिनिमम टाइम चाहिए तो इसको ऐसे जाना चाहिए भाई, सीधा सीधा ए टू बी। ठीक है, तो अब ये टाइम अगर निकालना तो बेटा सीधा सीधा लगा दो ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना, आपकी बोट की रफ्तार कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, तो सीधा सीधा गया तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। आया समझ में, तो टाइम कितना लगेगा 20 सेकेंड। अब मजे की बात यह है कि बेटा यहाँ पे तीन ऑप्शन में 20 20 आपको दे रखा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। आया समझ में, अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, तो दिस इज योर मिनिमम टाइम बेटा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो है, क्योंकि देखो रिवर की भी वेलोसिटी है, तो ये क्या करेगी, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रिफ्ट करा देगी बेटा। कितना ड्रिफ्ट कराएगी, सपोज करिए डेल्टा एक्स है, ये तो आपको दे रखा है बेटा, ये कितना दे रखा है आपका 200 मीटर। आया समझे, तो आपको ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट। आया समझ, डिस्प्लेसमेंट का जो भी है मैग्नीट्यूड। तो आप देखो ना ट्रायंगल बन गया, बात समझ आ रही है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा। तो डेल्टा एक्स निकाल लो पहले, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे तुझे डेल्टा एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा एक्स किसकी वजह से आ रहा है, रिवर की स्पीड की वजह से, रिवर की वेलोसिटी की वजह से। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू जो आ जाएगा डिस्टेंस, क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम तो आपके पास आ गया है 20 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास 100 आपका मीटर। आया समझ में। अब मुझे यहाँ पे s चाहिए, तो s के लिए कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट लगा देना बेटा। ठीक है, s का स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रहा हूँ बेटा, तो आपके पास 200 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपके पास यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में। अब ये बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे 200 का स्क्वायर है प्लस 100 का स्क्वायर है, तो दोनों जगह से कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर और 4 प्लस आपका 1। ठीक है, आंसर आपके सामने आ चुका है, 100 बाहर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, 100 रूट 5 मीटर और 20 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है भैया आपका, दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ आ गए होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ ब्लॉक ऑफ मास m is at rest with respect to hollow cylinder which is rotating with angular speed ओमेगा दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल R, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सिलेंडर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, जस्ट कैन सी भाई। ठीक है, तो ओके गाइस, तो चलिए मूव कर जाते हैं आज की डिस्कशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको लास्ट में करना उचित समझा भाई। क्वेश्चन है, इन दी गिवन डायग्राम बिलो, जो भी बताया है, पुली इज अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R दे रखा है, फिटेड विद टू रॉड्स ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ आपको 2r दे रखा है, along diameter such that if pulley rotates, rods also rotate with the same angular velocity. Find magnitude of acceleration of small mass when system is released. Okay, ऑप्शन आपको दे रखा है, जस्ट यू कैन सी दैट। 2 मिनट ले लिया सही में कहूं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा एफबीडी आपको समझा देते हैं, उसके बाद आंसर ही आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे नीचे इसका क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा वेट। ठीक है, ऊपर इसका यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, और इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, कांटेक्ट में है, और इधर लगेगा सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस आपको कैपिटल R दे रखा है। ठीक है, बैलेंस कर दो, रेस्ट पे रहना इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो FR इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, FR की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रह जाएगा, mg हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, m ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल R। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू इनटू n। ठीक है, म्यू इनटू m ओमेगा स्क्वायर R, और FR की वैल्यू कितनी दे रखा है आपके पास, mg, m ने m को मार दिया, हमें चाहिए यहाँ पे क्या, म्यू। तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, g डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इनटू R। क्लियर है, यही आपके पास फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधा सॉल्यूशन बेटा, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही हमने पीवाईक्यू में से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ बेटा, है ना। वैसे अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो 3 4 इक्वेशन बनेगी, उसके बाद उन सबको सॉल्व करोगे तो भाई सब ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा।
लेकिन अल्टीमेट आना वही है रिजल्ट जो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व किए थे बेटा। ठीक है, और वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। ठीक है, चाहे इंक्लाइन प्लेन में ऐसा रख दिया जाए सिस्टम, चाहे यहाँ पे ऐसे लटका दिया जाए, कहीं भी हो आप आराम से लगा सकते हो बेटा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, हमें अपने सबसे पहले टॉर्क इक्वेशन लगा देंगे, टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखिए टॉर्क जो लिखना है किसका लिखिएगा, कैपिटल एम को और स्मॉल एम का। ठीक है, टॉर्क बनाएंगे बेटा, ये अपना mg नीचे लगाएगा और ये आपका mg इधर लगेगा। ठीक है, तो ये इसको आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और ये आपका क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो इन दोनों में कितना होता है r क्रॉस f, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा, कैपिटल m इंटू जी इंटू आर माइनस स्मॉल एम जी इंटू आर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन इसलिए आप माइनस लेना सही है बेटा। ठीक है, इसको है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पे पूरी चीजों का लिखना है बेटा। ठीक है, कैपिटल एम का भी लिखना है, स्मॉल एम का भी लिखना है, रॉड का भी लिखना है, इस रिंग का भी लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मासेस से लिखना शुरू करता हूँ। तो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा समझो ना कि यहाँ पे पार्टिकल जो है ऐसे बैठे हुए बेटा। ठीक है, इसके पेरीमीटर पर रिंग के, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस आपके पास स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस ये किसका हो गया, इन दोनों मासेस का। अब किसका लिख दो बेटा, रिंग का लिख दो, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका हो गया तीन चीजों का। अब बचता है दो रॉड का। अब रॉड का कहां से लिखना है, सेंटर ऑफ मास से। अब रॉड का सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, एम आर स्क्वायर या एम एल स्क्वायर बाई आप 12 बोल सकते हो। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 12, बट यहाँ पे लेंथ जो है आपको कितनी दे रखा है, यहाँ पे 2r दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2r सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ये कितना हो जाएगा, जस्ट आपके पास एम आर स्क्वायर बाई 3। कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा, रॉड का। अब यहाँ पे दोनों रॉड है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, एक जैसी रॉड है, तो यहाँ पे एक रॉड का एम आर स्क्वायर बाई 3, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी बेटा, और इंटू आपको यहाँ पे जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। बेटा कुछ कॉमन वगैरह लेके हम लिख रहे हैं, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और यहाँ पे हो जाएगा बाहर जी आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल एम आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपके पास यहाँ पे स्मॉल एम आर स्क्वायर, और ये आपके पास 2/3 एम आर स्क्वायर, ये भी स्मॉल एम ही है क्योंकि रॉड का मास भी कितना दे रखा है, स्मॉल एम। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये 1 और ये आपका 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 3। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू आपके पास अल्फा हो गया बेटा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। इन दोनों टर्म को हमने जोड़ दिया है और इन दोनों टर्म को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, एलसीएम लेके हो जाएगा। अब देखो एक आर कॉमन होकर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, और इधर हो जाएगा 2 कैपिटल एम और प्लस आपके पास 5 एम स्मॉल एम आएगा, और आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 बाद में एलसीएम करेंगे और बाहर आ जाएगा आपके पास आर इंटू अल्फा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा, और इसको सॉल्व करो तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस एम इंटू जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 × 6 कैपिटल एम और प्लस 5 एम, और डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा 3 इंटू आर अल्फा। ठीक है, और ये जो आर अल्फा लिखा है दैट इज नथिंग बट दिस इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, अल्फा इंटू आर इन केस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यही चीज है। अब ये एक्सीलरेशन है, अगर तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 इधर आ जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 6 कैपिटल एम प्लस आपका 5 एम स्मॉल एम। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब आपको देखना है कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो बेटा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए कितना इजीली तरीके से आंसर निकाल दिया है भाई। और इसी क्वेश्चन को लेंथी मेथड से भी किया जा सकता था, लेकिन कंक्लूजन हमने आपको बताया कि एक्चुअल में अल्टीमेट आपको करना क्या है। ठीक है, सो आई होप यार क्वेश्चन होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। तो ये था मेरे पास जेईई मेंस का सेकंड पेपर सॉल्यूशन भाई। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू